गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए एक फाइनेंशियल मार्केट का एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्यूचर चैलेंजेस फॉर इंडियन बैंक्स। आज हम दो टॉपिक्स करेंगे कि कैसे हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, और ये चैलेंजेस कौन से हैं। दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई प्रीवियस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में एक बारी मुझे बोल देना कि मुझे इस कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और आप प्रीवियस वीडियो एक बारी देख लेना ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि हमने उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग अच्छे से समझा है कि क्या होता है। तो आइए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर चैलेंजेस फॉर इंडियन बैंक्स क्या है। इसमें जो चैलेंजेस इंडियन बैंक्स को आते हैं जब वो सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज फेस विद मल्टीपल एंड कॉन्करेंट चैलेंजेस सच एज कि इंक्रीज कंपटीशन आ गया, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। डिमिनिशिंग कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। द बैंकिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो चेंजिंग एट फिनोमिनल स्पीड। जो बैंकिंग की इंडस्ट्री है वो इस चैलेंजेस को देख के अपना जो वो है वो चेंज करती है, ठीक है। जैसे कि वाइल वन एंड वी हैव अ मिलियन ऑफ सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स हु स्टिल डू नॉट यूज अ बैंक। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जहाँ पे सेवर भी है और इन्वेस्टर भी है, बट उनके पास बैंक अकाउंट होता ही नहीं है, तो वो कैसे अपनी ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है। अनदर सेगमेंट ये है कि जो कई लोग फिजिकल ब्रांच में आके अपना बैंक का करवाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर सेक्ट्रम द कस्टमर आर बिकमिंग फेमिलियर विद एटीएम्स, ई बैंकिंग हो गया, कैशलेस इकोनॉमी। क्योंकि आज आपको पता है जैसे जी पे यूज होता है, फोन पे यूज होता है, ये सारी कैशलेस इकोनॉमी है। ई बैंकिंग, एटीएम, तो हम बैंकों में फिजिकल तो नहीं जा रहे हैं, है ना। तो हम ये सब कुछ हम अपनी जो है इन चीजों की वजह से हम अपना जो बैंक का है वो कम कर दिया। अब हम ज्यादा ई बैंकिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी पे जा रहे हैं। तो ये अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस है। फर्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। द इमर्जिंग एरिया ग्लोबली इज प्रोटेक्शन ऑफ कस्टमर। जब तक आप कस्टमर को एक प्रोटेक्शन नहीं दोगे तब तक आपकी जो बैंकिंग है, ये सर्विसेज हैं, वो नहीं चलेंगी। क्योंकि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं है आपकी सर्विसेज से तो वो आपसे सर्विसेज क्यों लेगा, ठीक है। जैसे कि जो स्कैम्स हो रहे हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही हैं, तो कस्टमर उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और उसे बहुत ज्यादा वो वर्स्ट हिट करता है उस क्राइसिस की वजह से। देयर आर मैनी डिस्क्रिमिनेटरी इंफॉर्मेशन इश्यूज। कोई मिसयूज मतलब इंफॉर्मेशन का हो जाता है या ट्रांसपेरेंसी का हो जाता है जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो कि हिडन होते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट इनोवेशन है, हैव नॉट फोकस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। जब हम प्रोडक्ट की इनोवेशन लेके आए हैं तो उससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं इंप्रूव हुई, बल्कि एम्ड एट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर का भी बेनिफिट उसमें हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड कैसे हमने कंज्यूमर को उसको प्रोटेक्ट करा है, ठीक है। सेकंड आता है इम्पेयर्ड एसेट। इम्पेयर्ड एसेट में क्या है, अनदर इशू इज राइजिंग पोर्टफोलियो ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि जो नॉन परफॉर्म होते हैं, उनका कोई इतना यूज नहीं होता, उन्हें कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विच इज जनरेटिंग कंसिडरेबल कंसर्न। एट नियरली 10 लाख करोड़ इंडिया पाइल ऑफ बैड लोन्स इज बेटर देन द जीडीपी ऑफ एटलीस्ट 137 कंट्रीज। इसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि हमें लोन लेना, बैड लोन्स लेना बेटर लग रहा है बजाय जीडीपी के 137 कंट्रीज से, ठीक है, कंट्रीज की देखना। सो फार द आरबीआई अटेम्प्ट टू रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिनका कोई इतना यूज नहीं है तो वो उनको कम कर रहा है, ठीक है, इन द बैंकिंग सेक्टर, ताकि रिजल्ट जो है वो यील्ड अच्छा कर पाए।
banks should focus on their risk management practices during boom time जब टाइम मतलब कि जो टाइम होता है इन मतलब कि जैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहते हैं, तो बूम टाइम होता है जब प्राइसेस हाइक पे होते हैं, एज दे डू नॉट एबल टू एंटिसिपेट फ्यूचर डेक्लाइंस, कि हमारे आने वाले टाइम में जो फ्यूचर कम भी जो डेक्लाइंस है वो एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि जो आने वाले टाइम में हमारी जो इकोनॉमी है वो गिर भी सकती है, ठीक है। करंटली द वर्स्ट हिट आर द स्टेट ओन्ड बैंक्स, जो भी स्टेट में बैंक्स हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं, डोमिनेट करते हैं जो कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आरबीआई वो अटेम्प्ट करती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के लिए, ताकि वो अपने रिस्क को मैनेज कर पाए, और जिससे कि स्टेट और बैंक ज़्यादा हिट होते हैं और डोमिनेट करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। इम्पेयर्ड एसेट। तो थर्ड पॉइंट आता है फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन जनरल मीनिंग में क्या होता है, जब नॉन डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड पुअर इकोनॉमी को फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज नहीं होती, जैसे कि डिपॉजिट, लोन, इंश्योरेंस, ये सब वो, ताकि हम उनको अपनी सर्विसेज दे पाए, तो उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने किया था, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडियन सिस्टम कंटिन्यूज टू बी लो डिस्पाइट सेवरल स्टेप हैविंग टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड, इसमें क्योंकि बहुत कम स्टेप लिए गए हैं गवर्नमेंट या आरबीआई की तरफ से, क्योंकि नेसेसिटी इन टुडेज, पर ये नेसेसिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट के आज की डेट में, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन सारों में हम जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं कर सकते कि एक पैकेज में ही हमने लोन भी दे दिया, डिपॉजिट भी करवा दिया, इंश्योरेंस भी दे दी, हमें उसका अलग अलग देना पड़ता है, ठीक है। बट द बैंक मस्ट रिकॉग्नाइज 3 इंपॉर्टेंट प्रिक्विजिट मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इफ एफर्ट्स। अब इसमें क्या है कि जो बैंक है 3 इंपॉर्टेंट मतलब जो जिन बेनिफिट उनको दे सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जो अंडर डेवलप्ड या फिर लो इकोनॉमी पीपल हैं उनको कैसे बेनिफिट कर सकता है। 1 इज होलिस्टिक अप्रोच टू प्रोविजन फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉट जस्ट क्रेडिट और डिपॉजिट अलोन, कि सिर्फ हमें क्रेडिट देना, उधार पे देना या फिर डिपॉजिट करना ही हमारा काम नहीं है, हम उसके साथ आपको और भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज मीटिंग द नीड्स ऑफ स्मॉल फर्म, जो छोटी फर्म्स हैं उनकी भी नीड्स पूरी करना, फुलफिल करना, एंड फोकस ऑन द सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सक्लूडेड बाय जेंडर और जोग्राफिकल रिमोटनेस। कोई भी अगर जैसे स्मॉल फर्म्स हैं या फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, उनके ऊपर फोकस करना, चाहे वो जेंडर है चाहे वो जोग्राफिकल एरिया है, बट हमें उनको सर्विसेज फाइनेंशियल इंक्लूजन देनी है, बैंक्स को प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। 4th आता है रेवोल्यूशन ऑफ आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो भी अब बैंक्स हैं उनको अपने टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहिए, लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू बिल्ड न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड डिलीवरिंग चैनल दैट आर टेलर्ड टू नीड्स एंड टेलर्ड द नीड्स ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन, ताकि वो एक जो डिलीवरी चैनल है, एक या मॉडल है न्यू बिजनेस को बिल्ड करने का, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ के अपना मतलब कि कर सके, टारगेटेड पॉपुलेशन के साथ जुड़े रहें, उनकी नीड्स पूरी करते रहें। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स। जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो भी सर्विसेज वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में लो इनकम फैमिलीज को या फिर जो कि लेस डेवलप्ड उसमें रहते हैं एरियाज में, उनको प्रोवाइड करना प्रोवाइडेड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ प्लान्ड मैनर, कि उनको प्लान्ड मैनर में सब कुछ करना है, बट इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिफिकल्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसिंग। जो भी उनको मतलब कि इसमें हम कर तो रहे हैं, उनको बेनिफिट दे रहे हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या डिफिकल्टी आती है जब हम प्रोडक्ट या सर्विसिंग करते हैं ऑफर। मेक्स द इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिटिकल फॉर हैंडलिंग द रिस्क लिंक्ड विद द बिजनेस। कोई भी अगर बिजनेस के साथ रिस्क ऐसा जुड़ा होता है तो वो इजीली हैंडल हो पाएगा, क्योंकि अगर हमारी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी होगी,
ठीक है। मैनेजिंग टेक्नोलॉजी इज देयरफॉर अ की चैलेंज फॉर द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। कई जैसे स्मॉल फर्म्स होती हैं वो टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं जुड़ी हुई होती, वो कई बार नहीं रख पाते बिकॉज वो कॉस्टली होती हैं जो टेक्नोलॉजी रखते हैं। तो इसीलिए उनको एक टेक्नोलॉजी मैनेज करनी चाहिए टेक्नोलॉजी, ताकि वो उनके लिए एक चैलेंज है कि मतलब वो इफेक्टिवली मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहें ताकि हैंडल रिस्क कर सके अपना बिजनेस में। तो ये हमने अभी तक 4 पॉइंट करे हैं। रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इम्पेयर्ड एसेट जिसमें कि वो फोकस करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिससे मतलब वो फोकस करते हैं जो लो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर इनकम है उसके ऊपर फोकस करते हैं। रेवोल्यूशनरी ऑफ आईटी कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहिए ताकि टारगेटेड पॉपुलेशन की नीड पूरी हो सके। फिफ्थ, रिगोरियस कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट रिजल्टिंग इन फोर्सफुल कंपटीशन फॉर द डोमेस्टिक बैंक्स। एज आपको पता है कि बैंक्स में जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो भी हमें यहाँ पे आके compete कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंपटीशन है एज द फॉरेन बैंक ओपन देयर ब्रांचेस और सब्सिडीज इन इंडिया। इंडिया में भी उनकी ब्रांचेस या सब्सिडीज खुली हुई हैं, ठीक है, जिससे कि इट बिकम मोर चैलेंजिंग फॉर द इंडियन बैंक टू सर्वाइव विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो भी उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके साथ हमें compete करना पड़ता है ताकि हमारा जो इंडियन बैंक है वो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। आरबीआई रेगुलेशन हैज केप्ट द बैंकिंग इंडस्ट्री ओपन फॉर फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो आरबीआई ने रेगुलेशन करी है वो प्राइवेट बैंक, फॉरेन और प्राइवेट बैंक के लिए भी सेम है ओवर अ बहुत मतलब टाइम से। तो ये आता है फिफ्थ कंपटीशन का। सिक्स्थ आता है एम्प्लॉइज रिटेंशन। एम्प्लॉइज रिटेंशन में क्या होता है, ड्यू टू हाई कंपटीशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू इज ऑन टॉप प्रायोरिटी फॉर द बैंक। जब हम अच्छे एम्प्लॉय को अपने साथ रखते हैं तो उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या बन जाती है, रेवेन्यू, कि कितना रेवेन्यू वो जनरेट करके देंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द ट्रांजेक्शनल एंड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड टू एन इंक्रीजिंगली एग्रेसिव इन्वायरमेंट। मतलब कि जो भी उन्होंने जो बैंकिंग इंडस्ट्री है ट्रांसफॉर्म करिए कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड या ट्रांजेक्शनल से अग्रेसिव इन्वायरमेंट पे, कि वो फोकस करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है या एम्प्लॉय को हम कैसे इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट बैंकिंग एम्प्लॉयज आर ऑफन रेसिस्टेंट टू परफॉर्म अप टू अ न्यू एक्सपेक्टेशन। बट वो रेसिस्ट करते हैं, वो न्यू चेंजेस नहीं लेके आना चाहते। बट हमें उनको मतलब थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपना एक न्यू पॉलिसी अडॉप्ट कर पाए। कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग इंडस्ट्री फेल टू रिटेन वैल्यूएबल एम्प्लॉय कैन मीन द लॉस ऑफ वैल्यूएबल कस्टमर रिलेशन। अगर हम कस्टमर सेंट्रिक नहीं होंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में तो एम्प्लॉय को हम रिटेन नहीं कर पाएंगे, जो कि जिससे कि हम कस्टमर रिलेशनशिप लूज कर देंगे अगर हमारे पास अच्छे एम्प्लॉय नहीं होंगे बिजनेस में, ठीक है, बैंक में। तो ये होता है सिक्स्थ, एम्प्लॉयज रिटेंशन। सेवंथ आता है सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट। तो इसमें क्या है, हम ऐसे थोड़ी ना कि बैंक चलाने लग जाएंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन कुछ एथिकल वे से हम काम करेंगे उसमें भी, ठीक है। बैंकिंग इंडस्ट्री अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट, बट इन प्रैक्टिकल दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द बैंक्स टू कंसीडर दिस एस्पेक्ट इन देयर वर्किंग। अब वो इतने बिजी होते हैं, अब उनको ये मतलब कि करना उनको चैलेंजिंग लगता है कि उनको सोशल या फिर एथिकल एस्पेक्ट अपने वर्किंग डे टू डे लाइफ में लेके आना अलॉन्ग विथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि उनका मेन एम तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। बैंक हैव टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन विच हैव सोशल एंड एथिकल कंसर्न्स, कि ऑर्गेनाइजेशन को सोशल एंड एथिकल कंसर्न से सपोर्ट करना चाहिए अपने डे टू डे वर्किंग के साथ भी, चाहे वो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, उसके साथ हमें सोशल एंड एथिकल कंसर्न को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 7 पॉइंट था सोशल एंड एथिकल एस्पेक्ट। 8 है सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स। अब इसमें क्या है, इन अवर न्यू डिजिटल इंडिया, आपको जैसे पता है कि आजकल फ्रॉड कितने हो रहे हैं, है ना, हमें मतलब ध्यान से मतलब फिजिकल बैंक में जाके हमें थोड़ा मतलब इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि मतलब इज इट ट्रू कि मतलब ये आज न्यूज़ सही है या फिर कुछ है, क्योंकि आजकल नेट पे बहुत
कुछ दिखाई देता है हमें, ठीक है। क्योंकि जैसे कि विद द ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन, पेनिट्रेशन क्या होते हैं, जब हम अपने शुरू में प्राइजेस लो रखते हैं ताकि हम अपनी मार्केट शेयर को गेन कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंप्यूटर के हमने प्राइजेस या स्मार्टफोन के प्राइजेस लो रख दिए एंड इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ टू द इंटरनेट, जो भी इंटरनेट का एक्सेस है वो हमने इंक्रीज कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करें, ठीक है। आजकल की जनरेशन भी ऐसी सी है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन मतलब कम लेते हैं, बट नेट इतना है कि नेट सबके पास होता है आजकल, ठीक है। इंडियंस आर टेकिंग डिजिटल चैनल फॉर देयर बैंकिंग नीड्स, कोई भी आजकल सारी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो रही हैं, आपने जी पे करना है, अकाउंट में कोई भी बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ, फोन रिचार्ज करना है, तो वो डिजिटली हो जाता है सब कुछ। ड्यू टू विच साइबर क्राइम इज बिकमिंग अ ग्रेट थ्रेट, जिससे कि साइबर क्राइम एक ग्रेटर थ्रेट बनता जा रहा है। अथॉरिटीज रिकमेंडेड दैट बैंकिंग इंडस्ट्री शुड इन्वेस्ट इन डिफेंसिव सॉफ्टवेयर एंड रेगुलेटरी मेजर द रिस्क एट हैंड। तो इसमें क्या है कि अथॉरिटी ने ऐसा रेकमेंड किया कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे सॉफ्टवेयर में, या फिर रेगुलरली मेजर करना चाहिए रिस्क एट हैंड कि कितना आजकल रिस्क चल रहा है या फिर क्या है, इंफॉर्मेशन देती रहनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर इंटरनल प्रोसेस, उनका खुद का विद इन ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं होना चाहिए, और मतलब कि हमें बाहर का भी देखना है, जैसे कि वेंडर डेट लेंडर एम्प्लॉइज, जो भी कोई वेंडर्स होते हैं, ठीक है, वो लेंड कर रहे होते हैं एम्प्लॉय, तो फिर हमें उनको भी देखना पड़ता है। तो दिस इज साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट क्या है, ठीक है। फिर 9th आता है बैंक फ्रॉड। बैंक फ्रॉड में क्या है, बैंकिंग रेगुलेटरी ऑल्सो कंसर्न विद इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स इन बैंक। एज आपको पता है कॉल आती है ना, तो उसमें आपको कहते हैं कि आप इतने पैसे जमा करवा दो, आपका लकी ड्रॉ खुल जाएगा, या फिर ये सब फ्रॉड चीजें होती हैं जिससे कि आपको फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन करवाई जाती है, ठीक है। एंड बैंक्स विलिंगनेस टू रिपोर्ट दीज केसेस, अब बैंक्स इतने सारे केसेस को कई बार नहीं ध्यान में रख, मतलब कि ध्यान में अगर रखती भी है तो वो इतना रिपोर्ट नहीं कर पाती केसेस को, ठीक है। ऑल कॉर्पोरेट लोन्स रिलेटेड फ्रॉड केसेस गेट सीजन फॉर 2 to 3 years as NPAs बिफोर दे रिपोर्ट एज फ्रॉड। अब इसका क्या मतलब है, जो भी कॉर्पोरेट लोन रिलेटेड फ्रॉड है, केसेस है, ठीक है, उसको 2 से 3 साल लग जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, बिफोर दे रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड, जब तक वो फ्रॉड नहीं कहलाए जाते हैं। द RBI ने क्या कहा कि जो भी लास्ट 5 years है, वॉल्यूम ऑफ बैंक जो फ्रॉड इंक्रीज हुए हैं वो 19.6% टू 5064 केसेस अब हो चुके हैं, इतने इंक्रीज हो चुके हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो बैंक फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लग गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट है न्यू पेमेंट एंड फाइनेंस बैंक। मोर एंड मोर न्यू पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक आर लॉन्चिंग देयर ऑपरेशंस एज न्यू पेमेंट्स ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। स्मॉल आजकल तो स्मॉल जो फाइनेंस बैंक मतलब जो बैंक्स हैं वो भी फाइनेंस करवाने लग गई है, ठीक है। स्पेसिफिक सेगमेंट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय दीज बैंक, ओनली कुछ ही सेगमेंट जो एरियाज हैं वो कैप्चर्ड हो पाते हैं इसमें। इन फ्यूचर दीज बैंक विल इंक्रीज देयर शेयर, बट ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अपना शेयर इंक्रीज कर देंगे, कर सकते हैं अगर ये ऐसे ही चलते रहे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दे आर नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट, बट जब हम ROI की बात करें, बट वो इतना प्रॉफिट नहीं कमाते, बट जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है आर नॉट मेट व्हेन इट कम टू ROI और रिटर्न ऑन इक्विटी। जब भी कोई जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है तो वो इतना मतलब कि जैसे रिटर्न नहीं दे पाते ड्यू टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर अभी उनका न्यू ऑपरेशन खुला है, तो इस करके वो एक चैलेंजिंग जॉब रहती है उनके लिए। न्यू पेमेंट एंड फाइनेंस बैंक, तो ये अभी हमने एक टॉपिक करा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए। अभी के लिए अगर आपको कोई भी अगर इसमें डाउट आता है, कुछ भी आता है, तो प्लीज आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको मेरी न्यू अपडेट वीडियो मिलती रहे, आपको नॉलेज मिलती रहे अलग अलग सब्जेक्ट्स की, और मैं न्यू वीडियोस लेके आती रहूंगी आपके लिए।
नॉलेजेबल होंगी, हिंदी में होंगी और पूरी आपको समझ भी आएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।